नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। देखना दोस्तों, आज आपके लिए मैं जो पार्ट लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत हम करेंगे आज से। काफी टाइम से आप लोगों को इंतजार भी था इस सब्जेक्ट का और काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर ये शुरू कीजिए। ठीक है, कमेंट तो और भी हैं, वो भी शुरू करेंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए जो शुरू करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने आप में, और वो सब्जेक्ट है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशंस। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस की शुरुआत आज हम करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हर एक एग्जाम में, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में यहाँ से दो तीन क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तीन चार क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हों। तो दोस्तों, आज जितने भी साथी जुड़े हैं नए या इस पार्ट को पहली बार देख रहे हैं या वीडियोस मेरी पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले मैं ज्योग्राफी की क्लास और हिस्ट्री की क्लास की काफी सारी वीडियोस में डाल चुका हूं। करंट अफेयर्स कंटिन्यू डेली में करा ही रहा हूं इस चैनल पे। मतलब कहा जाए तो जीएस का एक पूरा मैटर यहाँ पर लगभग मैं आपके सामने धीरे धीरे सब लाता जा रहा हूं। अभी पॉलिटी शुरू हुई है, फिर साइंस भी शुरू हो जाएगी, तो लगभग सारा मैटर आपके लिए आ जाएगा। स्टैटिक जीके भी पढ़ाऊंगा। तो जितने भी दोस्त साथी जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें मैं यहीं पर अवेलेबल कराऊंगा और कंटेंट इतना तगड़ा होगा कि पेपर में यहां से बाहर नहीं जाएगा। कोई कंटेंट के अंदर मैं कंजूसी नहीं करूंगा, कोई शॉर्टेज नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आपके लिए देने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे भले ही एक पार्ट के लिए 2-4 वीडियोस मुझे बनानी पड़ रही हो। तो जितने भी दोस्त साथी हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं गारंटी कह रहा हूं आपका 90 से 95% तक पेपर जीएस में सॉल्व हो जाएगा अगर मैंने पूरी जीएस पढ़ा दी तो। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट की। तो देखोगे आज मैं आपके लिए जो पढ़ूंगा वो दोस्तों टॉपिक होगा हमारा राज व्यवस्था और संविधान। दोनों चीजों को समझेंगे और पढ़ना क्या है ये मैं आपके लिए बताऊंगा। ठीक है, राज्य व्यवस्था और संविधान, क्या बोलते हैं इसको? पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके दोस्तों, तो देखोगे सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा हम राज्य व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि राज्य व्यवस्था क्या होती है और राज्य किस तरीके से ये व्यवस्था काम करती है। तो सबसे पहले देखोगे दोस्तों, इस राज्य व्यवस्था के अंदर जो वर्ड है राज, मतलब इसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर का जो सिस्टम होगा ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा? आपका राज व्यवस्था बन जाएगा, पॉलिटी बन जाएगा। तो ये राज्य जो शब्द है दोस्तों, इस राज्य शब्द की अगर बात की जाए तो इस राज्य शब्द का निर्माण कितने वर्ड से मिलकर हुआ है, कितनी चीजों से मिलकर हुआ है? वर्ड तो नहीं बोलेंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो राज्य के निर्माण में सहायक होती है, राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, राज्य बनता कैसे है, वो पहले मैं इसकी बात करेंगे, फिर सिस्टम क्या होता है इसकी बात करेंगे, और फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर मेन पार्ट पर आ जाएंगे। यहां से क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। तो देखोगे दोस्तों, अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य हम कहते किसको है और किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले राज्य बनाने के लिए हमें जरूरत जिस भाग की होती है उसे बोलते हैं हम क्षेत्रफल दोस्तों, एरिया। सबसे पहले हमें क्षेत्रफल की जरूरत होती है, एक भूभाग की जरूरत होती है। क्या किसी भूभाग का होना, किसी क्षेत्रफल का होना क्या राज्य कहलाएगा दोस्तों? नहीं दोस्तों, उस सिर्फ एक क्षेत्रफल को हम राज्य नहीं बोल सकते। क्षेत्रफल तो तमाम होते हैं। क्षेत्रफल तो सागर वाला भी होता है, महासागर वाला भी होता है, जमीन वाला भी होता है। ठीक है, पोल्स वाला भी क्षेत्रफल होता है। ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पर आपके खनिज पदार्थ निकलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो राज्य हो, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि राज्य के लिए सबसे पहली आपकी जो नीड होगी वो किसी एरिया की होगी। तो हम पहले ये लिख लेते हैं कि राज्य के लिए जो नीड है हमारे लिए सबसे पहले वो किसकी है दोस्तों? एरिया की। चलो हमारे पास कोई एरिया है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन वो एरिया अभी राज्य नहीं है। तो उसके लिए सेकंड नीड की क्या जरूरत होगी कि भाई उस एरिया पर अगर जनसंख्या रह रही है, उस एरिया में अगर पॉपुलेशन है, वो तभी राज्य का हिस्सा बन सकती है। तो क्या जरूरी है दोस्तों एरिया के ऊपर जनसंख्या हो जाए तो राज्य बन जाए? तो ऐसा भी जरूरी नहीं है।
ठीक है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उस एरिया में जनसंख्या हो जाएगी तो वो राज्य ही बन जाएगा। तो दूसरी नीड इसके लिए क्या हो जाती है, जनसंख्या हो जाती है, पॉपुलेशन हो जाती है। अब देखो दोस्तों, अब ये पॉपुलेशन हो गई, यहां पर किसी क्षेत्र पर पॉपुलेशन है, किसी क्षेत्र पर पॉपुलेशन बसी हुई है, ठीक है, तो उस पॉपुलेशन और जनसंख्या एरिया को मिला के अभी राज्य नहीं कहेंगे, क्योंकि इस पॉपुलेशन के लिए कुछ और सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि भाई मान लो किसी बहुत बड़े क्षेत्र में पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और उसके ऊपर कोई सरकार नहीं है, कोई राजा नहीं है उसके ऊपर, तो पॉपुलेशन तो अपने आप को, जो भी अपने आप में होगा वो अपने आप को प्रतिनिधि मानेगा। सब एक ये बोलेंगे कि भाई हम सही बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। तो इसमें किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है, इसका निर्णय कैसे होगा, कौन सही है कौन गलत है, इसका निर्णय कैसे होगा। कोई उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कोई उनका एक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, कोई उनका एक राजा होना चाहिए। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, एक सही निर्णय के लिए, सही बहुमत के लिए हमको जरूरत किसकी होती है दोस्तों, सरकार की जरूरत होती है। ठीक है, इस सरकार को हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, राजा भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या दोस्तों एक राजा हमारे लिए मिल जाए, एक सरकार हमारे लिए मिल जाए, तो क्या एक राज्य पूरा बन जाएगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि ये सरकार बन गई, अगर ये सरकार पूरी तरीके से फ्री होकर कार्य नहीं कर रही है, ये किसी के दबाव में कार्य कर रही है, ये किसी के अंडर कार्य कर रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल इसका देता हूं आपके लिए कि 1937 ईस्वी में हमारे यहां पर सरकार बनी थी, जिसे प्रांतीय सरकार बोला गया था। तो 1937 में जो प्रांतीय सरकार बनी थी, क्या वो सरकार पूरी तरीके से संप्रभु सरकार थी? क्या सॉवरेनिटी इसको मिली हुई थी? क्या स्वतंत्र सरकार थी? नहीं दोस्तों, वो सरकार थी, भारत की सरकार बनी थी बस नाम के लिए, बाकी शासन वास्तव में कौन कर रहा था देश के ऊपर? ब्रिटिश सरकार कर रही थी। तो जो सरकार होती है वो एक तरीके से क्या हो, संप्रभु हो, सॉवरेनिटी हो, उसके अंदर स्वतंत्र हो, एक तरीके से पूर्ण रूप से फैसले लेने के लिए एक तरीके से प्रतिबद्ध हो वो सरकार। तो उन सारी चीजों को जब हम मिला देते हैं तो ये किसका निर्माण हो जाता है, एक राज्य का निर्माण। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, संप्रभु, है ना, संप्रभुत्व भी बोल सकते हैं या संप्रभु सोवेरिनिटी। ठीक है, तो इन चारों को जब मिला देते हैं दोस्तों, कि जिस जगह पर एक एरिया और उसमें पॉपुलेशन, और फिर उस पॉपुलेशन और उस एरिया के ऊपर कोई सरकार, और फिर वो सरकार कैसी हो, एक संप्रभु हो, सॉवरेनिटी हो उसके अंदर, तो जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तब जाके किसका निर्माण होता है दोस्तों, राज्य का निर्माण होता है। अब देखो, अब यहां पर जो राजा है दोस्तों, ये सरकार है, तो इस राजा को हम कई भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं कि ये भी कई प्रकार से होता है। एक तो होता है दोस्तों सरकार के अंदर राजतंत्र, कौन सा होता है, राजतंत्र होता है। इसके अलावा और कौन सा होता है, लोकतंत्र होता है। और कौन सा होता है दोस्तों, गणतंत्र होता है। कौन सा होता है, गणतंत्र होता है। ठीक है, अब देखो ये इस राजतंत्र के अंदर भी, राजतंत्र दो तरीके के हो सकते हैं आपके। एक हो सकता है आपका कल्याणकारी राजतंत्र, कल्याणकारी राजतंत्र, और एक हो सकता है दोस्तों आपका निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश, कि जहां का जो राजा है वो प्रजा के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, प्रजा की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा है, प्रजा की जरूरतें उनको पूरा नहीं कर पा रहा है, सही से शासन व्यवस्था नहीं दे रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ऐसे राजतंत्र को हम क्या बोल देंगे, निरंकुश राजतंत्र। मतलब यहां पर राजा का शासन होगा, ये राजा किसी जनता के द्वारा चुन के नहीं आता है, ये राजा कैसा होता है दोस्तों, वंशानुगत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होती है, उसी को हम राजतंत्र बोलते हैं। राजतंत्र किसको बोलते हैं, समझ आ रही है बात, कि राजतंत्र उसको बोलते हैं जहां पर जनता अपने जनता के द्वारा इसको नहीं चुना जाता है, जनता इसके लिए कोई वोट नहीं करती है। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके से वंशानुगत होता है राजतंत्र, और ये दो प्रकार का होता है। एक तो राजा अच्छा हो सकता है, देखो ये चीज आपने दिमाग में डाल देना कि राजतंत्र कोई एक तरीके से ये भी नहीं कह सकते हम पूरी तरीके से कि बुराई होता है शासन, ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है राजा के ऊपर। अगर राजा अच्छा है तो राजतंत्र बहुत अच्छा है, अगर राजा आपका मान लो निरंकुश है तो राजतंत्र बहुत बेकार है। तो कल्याणकारी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जहां पर राजा अच्छा होगा, पब्लिक के अकॉर्डिंग काम कर रहा होगा, पब्लिक की भलाई के लिए काम कर रहा होगा, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा होगा, उनके लिए शासन अच्छा दे रहा होगा,
सारी चीजें मतलब जो पब्लिक की एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा होगा, ये कल्याणकारी राजतंत्र हो जाएगा, अच्छा राजा हो जाएगा। जहां पर ये नहीं कर रहा होगा वो कैसा हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से हम लोकतंत्र को अगर समझे, डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये आपने सुना तो बहुत बार होगा। लोकतंत्र के बारे में आप लोग भी पढ़ते रहते होंगे कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र होता क्या है? तो लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है, वास्तविक एक ऐसा शासन होता है जो या तो जनता, ये लोकतंत्र जो होता है वो जनता या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता है। या तो लोकतंत्र में जनता या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से इसको चलाया जाता है। मतलब एक तरीके से ये कहा जाता है, जैसे इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन है लोकतंत्र के लिए कि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता द्वारा जनता के लिए, लोगों द्वारा लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये सरकार जो होती है लोगों के लिए होती है। यहां पर क्या होगा कि लोकतंत्र 3 प्रकार का होता है दोस्तों, इसको समझो सही से। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का लोकतंत्र होता है। सारी चीजों को नोट करते चले जाओगे, मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा। एक तो देखोगे लोकतंत्र में प्रकार कौन सा होता है, जिसे बोलते हैं हम प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र। ओके। एक दूसरा प्रकार होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं हम उदार लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र। और तीसरा जो लोकतंत्र होता है दोस्तों उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखोगे इन तीनों में क्या क्या होता है, इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र में देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि लोकतंत्र के अंदर जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा चुनी होती है। जनता खुद वोट करती है, जनता अपनी सरकार खुद चुनती है और जनता ही उस सरकार को एक तरीके से चलाती है, कहा जाता है लोकतंत्र के अंदर। अब देखोगे यहां पर जो प्रतिनिधि है और उदार है, इन दोनों का मीन्स लगभग एक जैसा ही होता है। इन दोनों का मतलब होता है, प्रतिनिधि और उदार लोकतंत्र का मतलब जहां पर स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जाता हो। यहां पर जो सरकार बनाई जाए उसका चुनाव कैसे हो, स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से हो, उसमें कोई धांधलेबाजी ना हो। उसी को हम क्या बोलते हैं, या तो प्रतिनिधि या उदार लोकतंत्र बोल सकते हैं। प्रतिनिधि का मतलब यहां पर बिल्कुल स्टूडेंट वही होता है जैसे हमारे क्षेत्र का क्या होता है, या तो विधायक होगा या सांसद होगा, हमने उसको वोट दिया, वो क्या बन गया, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन गया। अगर पार्लियामेंट में कोई रिक्वायरमेंट है हमारे क्षेत्र की तो उस रिक्वायरमेंट को जाकर वो वहां पर रखेगा हमारे क्षेत्र की, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वहां पर जाकर। और क्या होता है उदार लोकतंत्र के अंदर, कि उदार लोकतंत्र के अंदर अल्पसंख्यक कानून और शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, कानून की व्यवस्था कैसे होगी, शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। और क्या हो सकता है इसके अलावा कि यहां पर धर्म को लेकर, वंश को लेकर, जाति को लेकर कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य की शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी करना ये राज्य की जिम्मेदारी होती है यहां पर। तो ये एक लोकतंत्र की, यहां पर देखोगे प्रतिनिधि और उदार लोकतंत्र के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। जबकि आप अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करोगे दोस्तों, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जहां पर जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो वहां की जनता के द्वारा ही लिए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या ये हमारे देश में होता है, तो दोस्तों नहीं होता है। क्या हमारे देश में कोई बिल पास होता है तो हमसे पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब आप बोलो क्या ये सर पूछना चाहिए, ये क्या पर्टिकुलर सबसे इसकी राय लेनी चाहिए, तो दोस्तों मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है। सबसे पहली बात, इसमें जनसंख्या 130 करोड़ की है और विविधताओं से भरा हुआ देश है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाए और जनसंख्या से इस तरीके से आप हर एक चीज पर, हर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस तरीके से ओवरव्यू मांगोगे तो पूरा इसी में टाइम निकल जाएगा। तो ये किस देश के लिए हो सकता है, यहां पर जनसंख्या बहुत कम हो, छोटा देश हो और विविधता भी कम हो। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप ले सकते हो। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है दोस्तों, इसका उदाहरण होगा स्विट्जरलैंड। क्या है इसका उदाहरण? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के अंदर जो लोकतंत्र है वो डायरेक्ट लोकतंत्र है। वहां पर जितने भी फैसले होते हैं महत्वपूर्ण, वो वहां की जनता के अकॉर्डिंग या जनता के वोट के द्वारा या जनता की राय के द्वारा ही लिए जाते हैं।
जबकि प्रतिनिधि और उदार लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही हमारी तरफ से अपने पॉइंटों को रखते हैं जाके, और वहीं पर ये फैसला हो जाता है। तो लोकतंत्र मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो ये गणतंत्र की बात करूं मैं दोस्तों, तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसमें एक वर्ड है गण, ठीक है। तंत्र का मतलब तो होता है सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर होता है लोगों का, और तंत्र का मतलब हो गया सिस्टम, लोगों का सिस्टम, ठीक है। यहां पर लोगों का सिस्टम हो उसी को हम गणतंत्र बोलते हैं। कैसे दोस्तों, कि देश के अंदर जो सर्वोच्च पद है, गणतंत्र के अंदर बता रहा हूं मैं डेफिनेशन के रूप में, कि देश के अंदर जो सर्वोच्च पद है वो या तो जनता या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस देश में गणतंत्र नहीं है, वो देश रिपब्लिक नहीं हो सकता है। तो क्या हमारे देश में ऐसा है दोस्तों, भारत में? हाँ बिल्कुल है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश भी है दोस्तों, और एक गणतंत्र भी है। गणतंत्र इसलिए है कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति के पद के लिए हमारे देश में क्या होता है, चुनाव होता है। और वो चुनाव के अंदर वोट कौन देते हैं, हमारे प्रतिनिधि। हमारे प्रतिनिधि कौन होते हैं, विधायक और जैसे एमएलए और एमपी, विधायक और सांसद देते या नहीं देते। तो राष्ट्रपति का हमारे देश में चुनाव होता है। जिस देश में राष्ट्रपति का, या राष्ट्रपति तो नहीं कहूंगा मैं यहां पर, जिस देश में सर्वोच्च पद का चुनाव नहीं होता हो और वो पद उस देश में वंशानुगत हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके से चला आ रहा हो, उस देश को हम रिपब्लिक नहीं कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है, कि इसके अंदर आंसर होगा कि कौन सा रिपब्लिक नहीं है, तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। क्योंकि ब्रिटेन के अंदर सबसे बड़ा पद कौन सा, राजा वाला, राजशाही वाला। तो वहां पर राजा के लिए दोस्तों कोई चुनाव नहीं होता है, वो वंशानुगत है और वहां पर चल रहा है इसी तरीके से। इसी तरीके से आप डेनमार्क भी ले सकते हो इसके लिए, कि डेनमार्क के अंदर भी क्या है, रिपब्लिक नहीं है। हमारा देश भी रिपब्लिक है, अमेरिका भी रिपब्लिक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे देश रिपब्लिक होते हैं यहाँ पर सर्वोच्च पद को चुना जाए जनता या उसके प्रतिनिधि को द्वारा। मेरे ख्याल से गणतंत्र आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, लोकतंत्र और गणतंत्र की क्या होती है, राजतंत्र की क्या डेफिनेशन होती है। मेरे ख्याल से आज ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि गणतंत्र, लोकतंत्र और राजतंत्र क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। समझ में आ रही है ना बात दोस्तों। तो ये बात, अब देखो एक चीज और मान लो कि हम गणतंत्र की बात कर रहे हैं, तो आज की अगर अकॉर्डिंग देखा जाए, आधुनिक भारत, आधुनिक देश के अंदर, आधुनिक दुनिया के अंदर देखा जाए, तो हर एक देश अपने आप को गणतंत्र कह रहा है और होड़ सी लगी हुई है गणतंत्र कहने की हर एक देश में, मतलब शौक से चढ़ा हुआ है। चाहे उस देश के अंदर राजतंत्र है, चाहे उसमें साम्यवादी सरकार है, चाहे उसमें सेना का शासन चल रहा है, चाहे कुछ भी है देश के अंदर, समाजवादी है, चाहे कुछ भी है, हर एक देश, पाकिस्तान जैसा ऐसा देश, यहां पर सेना का भी शासन है, ठीक है, वो भी अपने आप को लोकतंत्र कह रहा है। तो लोकतंत्र कहना एक तरीके से क्या बन गया है, आज की दुनिया में फैशन बन गया है। इसलिए लोकतंत्र को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करना इतना आसान भी नहीं है। हर तरीके से इसकी डेफिनेशन बहुत अलग अलग है, ठीक है ना। कोई कुछ कहता है इसकी डेफिनेशन में, कोई कुछ कहता है। बस एक तरीके से हम नॉर्मल वे में और सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि जहां पर जनता का शासन हो, जनता के द्वारा लोगों को चुना जाए, जनता के यहाँ पर अपनी डिमांडों को रखा जाए, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं, कि यहाँ पर जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे दोस्त आज, कि लोकतंत्र, लोकतंत्र, कल्याण, राजतंत्र और गणतंत्र क्या होते हैं और राज्य क्या होता है, ये भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। संप्रभु क्या होता है, संप्रभु का मतलब होता है फ्री, मतलब एकदम से स्वतंत्र, ठीक है, सॉवरेनिटी जिसको बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाले पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी दोस्त एक बारी। चलो अब देखोगे थोड़ी सी बात हम दोस्तों राज व्यवस्था। अब देखो राज व्यवस्था के अंदर आप बोलोगे सर के कुछ और भी बताओ, तो बताने को तो इसमें बहुत कुछ है। होता क्या है राज्य व्यवस्था, अब क्या देखो राज्य की व्यवस्था। अब राज्य क्या है, हमारा देश एक राज्य है, हमारा भारत क्या है, एक राज्य। अब इसके अंदर जो सिस्टम है उसी को हम राज्य व्यवस्था, कि भाई अब तक कितने राष्ट्रपति चुने गए हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका इलेक्शन कैसा होता है, उसकी शक्तियां क्या क्या होती हैं, कौन कौन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना है, प्रधानमंत्री की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें क्या है, राज्य व्यवस्था का ही तो हिस्सा है।
तो ये सारी की सारी चीजें अब हम कहां पर पढ़ेंगे, आपके संविधान के अंदर पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो वहां पर इन चीजों को अब हम पढ़ाते चलेंगे एक एक तरीके से, बस आपको समझाना था एक वे में कि ये होता क्या है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इसको मैं रफ करके आगे बढ़ता हूं। चलो देखो, अब दूसरी बात जो आती है दोस्तों, वो आती है कॉन्स्टिट्यूशंस और संविधान की। बात हम संविधान की करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात, अगर हम संविधान की बात की जाए तो संविधान दोस्तों किसी भी देश की सर्वोच्च मौलिक विधि होती है। सबसे मेन जो होता है किसी भी देश का, वो क्या होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। और संविधान नीति, नियमों और कानूनों का एक ऐसा उत्तरदायित्व होता है जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों को अलग अलग करके बताता है, जिससे आगे चलकर इनमें किसी तरीके का टकराव उत्पन्न ना हो। ये इसका काम होता है। भाई संविधान क्या करता है कि भाई न्यायपालिका का क्या काम है, कार्यपालिका का क्या काम है और आपका विधायिका का क्या काम है, इन सारे कार्यों को अलग अलग करके बताता है कौन, संविधान हमारा बताता है। पहली बात तो ये समझनी है। दूसरी बात हमारे लिए ये समझ आनी चाहिए कि संविधान के अगर कार्य की बात की जाए, छोटी छोटी से अगर मैं बुनियादी पॉइंट की बात करूं, तो संविधान का एक कार्य ये भी है दोस्तों कि संविधान ऐसे बुनियादी नियमों का एक समूह बनाएगा जिससे कि समाज में रहने वाले लोगों के अंदर एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास पैदा हो। भाई एक ऐसा कानून, एक ऐसा नियम बना के देगा संविधान, जिससे कि एक समाज में, एक जगह पर जहां पर लोग रह रहे हैं, उसमें आपस में सुरक्षा का भाव भी पैदा होना चाहिए और उन्हें यह भी लगे कि हाँ, हमारे लिए सारी सुविधाएं यहां पर मिलेंगी। ये संविधान का काम है, न्यूनतम ही हो लेकिन हो जरूर, ठीक है। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि हमारे संविधान ने हमारे लिए कुछ दिया है। कि मान लो जैसे हमारे देश के अंदर विविधता भरी हुई है, हमारे इंडिया देश में विविधता है, अगर मान लो इस कॉन्स्टिट्यूशन में किसी के खास के लिए कुछ नहीं होता, तो उसे क्या लगता है कि मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है इस देश के अंदर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान, सबसे बड़ा संविधान कौन सा, किसका है, भारत का है, ठीक है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी भारत को ही कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर हर एक वर्ग को, हर एक चीज को, हर एक धर्म को, हर एक जाति को कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें कुछ ना कुछ दिया गया है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए नहीं है। तो पहला काम यही होता है कि संविधान सबके अंदर विश्वास पैदा करे, जितने भी लोग रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। देखो ये हो सकता है आपके पेपर में वैसे ना आए, लेकिन समझने के लिए वो जरूरी है। जब आप लिखने की बात करते हो तो आप लिखोगे तो एस पॉइंट लिखे जाते हैं। समाज में शक्ति लेने की, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है और सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे बनेगी और समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये भी कौन बताएगा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन का ही काम है बताना। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताएगा कि सरकार जो कानून बना रही है नागरिकों के लिए, उस कानून की समय सीमा क्या है, जो कानून बना रही है उसकी कानून की समय सीमा क्या है, और वो कानून इस तरीके से मौलिक होना चाहिए कि सरकार उनका आगे चलकर कभी उल्लंघन ना करे। इस तरीके से वो होना चाहिए कानून। संविधान ने ये भी दिया है कि जो सरकार है उनको भी थोड़ा सा फ्री रखे, उनके हाथ में भी एक शक्ति दे, जिससे कि वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। वो एक ऐसा राज्य स्थापित करें जिसमें लोगों की जरूरत जो है उनको पूरा हो सके। ये किसका काम है दोस्तों, हमारे संविधान का काम है, ठीक है, कि कल्याणकारी राज्य बने, ठीक है। सरकार को इस तरीके की शक्ति दे, क्योंकि सरकार को हर जगह पर सरकार को प्रतिबंधित करना भी ठीक नहीं है। अगर सरकार हर जगह पर प्रतिबंधित होगी, जैसे देखोगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, पार्ट संविधान का 4, इसमें क्या दिया है, इसके अंदर यही दिया है कि हम आर्टिकल 4 को कभी भी न्यायालय में ले आकर लागू नहीं करा सकते, इसे हम किसी कोर्ट में लागू नहीं करा सकते। इसमें सरकार को छूट है कि सरकार अपने अकॉर्डिंग, अपने तरीके से यहां पर राज्य का कल्याण कर सकती है, उसे कल्याणकारी पार्ट बोला जाता है। तो वो कहां से मिला है हमारे लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला है, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी और बेसिक सी बात करूं मैं संविधान की, सारी चीजों को पढ़ेंगे भाई, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कि हमारा जो संविधान है दोस्तों, ये पूर्ण रूप से लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर देखोगे हमारे संविधान के अंदर दोस्त पार्ट कितने थे, 22,
सभी जानते हो। उस टाइम पर हमारे संविधान के अंदर दोस्तों शेड्यूल कितने थे, फिर अनुसूची इसको बोलते हैं, ठीक है ना। कितनी थी दोस्तों इसमें अनुसूचियां 8, और आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद कितने थे दोस्तों 395, ठीक है, यही था ना। अगर हम प्रेजेंट की बात करें दोस्तों, यहां पर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में पार्ट कितने बोले जा रहे हैं कि 25 पार्ट हो चुके हैं। अभी मैं सारी चीजें समझाऊंगा क्यों बोल रहे हैं। यहां पर शेड्यूल कितने बोले जा रहे हैं 12 हो गए, और यहां पर देखो आर्टिकल्स कितने कहे जा रहे हैं 465। इसको समझाऊंगा, अभी मान मत लेना ऐसा, जब मैं समझाऊंगा समझ में आया तब कहना कि हाँ सही है। अब देखो इनको 22 से 25 क्यों बोला जा रहा है, इसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखोगे इनको 22 से 25 इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों, अगर आप संविधान खोलोगे या गूगल सर्च करोगे तो आपको कोई 23वां पार्ट नहीं मिलेगा, कोई 24वां पार्ट नहीं मिलेगा, कोई 25वां पार्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये आपको खोलोगे आप सुनोगे 23वां पार्ट कौन सा, 24वां पार्ट कौन सा, ये पार्ट आपको ऐसे देखने से नहीं मिलेगा। फिर बोलोगे सर किस तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हो। क्या होता है कि दोस्तों कि कुछ पार्ट में ही कुछ खंडों को डिवाइड कर दिया जाता है, उसी में कुछ जोड़ दिया जाता है। क्या क्या जोड़ा गया उसकी बात कर लें। जैसे एक पार्ट जोड़ा गया जिसको बोला गया 4th A। कौन सा पार्ट जोड़ा गया दोस्तों, चौथा A, मतलब चौथे में ही एक पार्ट जोड़ दिया गया भाई, चौथे में ही एक पार्ट जोड़ दिया गया। अब उसे काउंट करोगे संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या नंबर के हिसाब से बढ़ेगा वो, क्या 23वां होगा वो 24वां होगा भाई, है तो वो चौथे में ही ना। वैसे आप गिनना चाहो तो एक बढ़ गया, ठीक है, 1 2 3 के हिसाब से उसे काउंट करोगे, लेकिन नंबर के हिसाब से कहां बढ़ा है वो, 23वां नंबर नहीं हुआ है वो 24वां नंबर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये 4th A। अब इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें यहां पर कि 4th A की अगर बात की जाए दोस्तों, ये है क्या, ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मूल कर्तव्य। क्या है दोस्तों, मूल कर्तव्य। अब इस फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाए तो ये इसका अमेंडमेंट कौन सा है दोस्तों, ये है आपका 42nd अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई हैं आपके चौथे पार्ट में, चौथे पार्ट का एक आर्टिकल भी सब बताएंगे आगे चल के। ये कौन सा संविधान में संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्या बोलेंगे इसको, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। अब देखो ये इफेक्ट कब हुआ, ये मतलब यहां पर तो ये जोड़ा गया, लेकिन लागू कब किया गया, विद इफेक्ट कब हुआ ये, तो ये इफेक्ट में आया दोस्तों 3 जनवरी 1976। कब आया दोस्तों, 3 जनवरी 1976 में ये लागू किया गया। अब देखो जब ये लागू हुआ और जब ये जोड़ा गया पार्ट, तो उस टाइम पर देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। ये सारे पॉइंट याद रखने जो मैं बता रहा हूं आपके लिए, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों यहां पर, फखरुद्दीन अली, ठीक है। ये कौन थे, प्रेसिडेंट थे, ये प्रेसिडेंट थे, और ये कौन थे दोस्तों, पीएम थे देश की। तो पहली बात तो ये आ गई कि एक पार्ट कैसे जोड़ा गया है कि 4th A में जोड़ा गया है, ठीक है, इसलिए इसकी संख्या बढ़ रही है यहां पर। तो देखोगे यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 3 जून 1947 को क्या हुआ, ये विद इफेक्ट लागू हुआ, विद इफेक्ट लिख देना, बस इतना ही लिख देना कि लागू हुआ, ऐसे लिख देना, ठीक है। और इसमें टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, और यहां पर प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद भी इनको बोला जा सकता है पूरा नाम। तो पहली बात समझ में आई, रफ करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चले आना। दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरे की बात करूं, और पार्ट कौन सा जोड़ा गया है इसमें, देखो एक और पार्ट जोड़ा गया दोस्तों इसमें, जिसको बोलते हैं हम 9th A। कौन सा पार्ट जोड़ा गया दोस्तों, 9th A पार्ट जोड़ा गया इसमें। ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992।
74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये था क्या दोस्तों? ये था आपका म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, नगर पालिका इसको आप बोल सकते हो। म्युनिसिपैलिटीज वाला ये पार्ट जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अब इसके इफेक्ट की बात करूं कि ये प्रकाश में कब लागू कब हुआ दोस्तों, तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था दोस्तों। जिस टाइम पर ये लागू हुआ उस टाइम पर देश में प्रधानमंत्री कौन थे? तो देश में प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। नरसिंह राव, ठीक है, ये कौन थे? देश में प्रधानमंत्री थे जब ये लागू हुआ था दोस्तों। और उस टाइम पर दोस्तों वो कौन थे? इस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा कौन थे? शंकर दयाल शर्मा इस टाइम पर कौन थे? राष्ट्रपति थे देश के। तो ये दूसरा क्या हुआ? पार्ट जोड़ दिया गया इसमें, एक और पार्ट मतलब एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया 9th ए। इसे क्या बोलेंगे? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 म्युनिसिपैलिटीज वाला पार्ट था दोस्तों ये। इसे बोलेंगे 24 अप्रैल 1993 को ये पार्ट इसमें जोड़ा गया। पीएम थे, लागू किया गया, पीएम थे पीवी नरसिंह राव और प्रेसिडेंट कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों इसका भी आगे। ठीक है, अब देखो अगला जो पार्ट है इसके अंदर, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उस पार्ट को बोलते हैं हम 9th बी। कौन सा पार्ट बोलते हैं दोस्तों? 9th बी पार्ट इसको बोलते हैं। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समाज बोल सकते हो आप, सहकारी समितियां भी बोल सकते हो, ठीक है, सहकारी समितियां, ठीक है। थोड़ा सा नोट करो अभी, एक सेकंड, गर्मी बहुत हो रही है यार। ठीक है भाई, अब देखो ये पार्ट कब जोड़ा गया दोस्तों? ये जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा इस संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया है? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन ये लागू कब हुआ था दोस्तों? तो ये लागू हुआ था 1 जून 2012 को ये पार्ट लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 जून 2012 को ये पार्ट लागू हुआ था। उस टाइम पर देश में प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। और उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब देखो ये 9th में ही है ये पार्ट, ये 9th में ये किसी अलग आर्टिकल में नहीं है, ये किसी अलग पार्ट में नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो ये 9th का बी पार्ट है, ठीक है, जिसको हम जोड़ा गया है। फटाफट से नोट करोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 97वां संविधान संशोधन 2011, 1 जून 2012 को लागू हुआ। पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह। और प्रेसिडेंट कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। करो फटाफट से। लास्ट देखोगे इसमें एक और पार्ट जोड़ा गया दोस्तों, जो पार्ट जोड़ा गया उसे बोलते हैं 14th पार्ट और ए, ठीक है, 14th के ए में जोड़ा गया। और दोस्तों इस पार्ट को बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स, मतलब इसको बोलते हैं न्यायाधिकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? न्यायाधिकरण इसको बोला जाएगा,
न्यायाधिकरण बोला जाएगा। ये हुआ कौन सा अमेंडमेंट था संविधान में? 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन दोस्तों ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 3 जून 1977 में। कब हुआ था? 3 जून 1977 में ये लागू हुआ था। इस टाइम पर देश में प्रधानमंत्री कौन था? पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। और इस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन था दोस्तों? प्रेसिडेंट, तो इस टाइम पर प्रेसिडेंट थे बीडी जत्ती। याद रखना, फखरुद्दीन अली मत कर देना यहां पर, ठीक है ना? फखरुद्दीन अली अहमद नहीं थे यहां पर, कौन थे? बीडी जत्ती थे। तो जो पार्ट जोड़े गए हैं वो इस तरीके से 22 से अब क्या बोल दिए जाते हैं? 25 बोल दिए जाते हैं। एक तो हो जाता है चौथा, एक हो जाता है 9वां, और एक कौन सा हो जाता है? 14वां पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें एक एक पार्ट एक्स्ट्रा होकर ये 25 बोल दिए जा रहे हैं, इस वजह से बोल दिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आई होगी। और आज के लिए वीडियो यहीं पर रोक रहा हूं, क्योंकि अगले पार्ट में काफी लंबा पार्ट है, आर्टिकल्स की बात करेंगे दोस्तों हम। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आज सभी जितने भी लोग देखोगे, पहली क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन की, सभी बताओगे कैसा लगा, समझ में आई या नहीं आई बात, और कुछ नया पढ़ने को मिला नहीं मिला है, ये जरूर बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। सभी के कमेंट चाहिए आज मुझे। ठीक है, चलो दोस्तों, लेता हूं आपसे विदा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।